हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। तो जो लोग भी केवीएस के पीजीटी एग्जाम को देने के लिए जाने वाले हैं उनके साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहूंगी। तो हमें जैसे कि पता है कि जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो आने वाला है 180 मार्क्स का। तो आपके साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ। तो पीजीटी के एग्जाम में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए एग्जाम से पहले और एग्जाम के टाइम पे, इसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि अब टाइम जो है बहुत ज्यादा कम बचा है, ठीक है, या ये कहीं टाइम बचा ही नहीं है, कोई 1-2 दिन 2-4 दिन है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, देखिए अगर आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं तो फिर तो आपके साथ कोई इशू नहीं है, फिर आप मॉक करना शुरू कर दीजिए, मॉक ही कीजिए जितना भी टाइम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, जिस भी सब्जेक्ट के हैं आप, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायो या कंप्यूटर, किसी भी सब्जेक्ट के आप हैं, तो उसमें सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ये एक एडवांटेज है पीजीटी वालों के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी में सब्जेक्ट रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल सकते थे केवीएस के, क्योंकि केवीएस ने आज तक कभी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही नहीं थे टीजीटी में, जनरल ही पेपर आता था। तो यहाँ पे पीजीटी का ये फायदा रहेगा कि पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो पहले भी सेम ही था। तो अगर आप रिवीजन कर चुके हैं तो फिर आपको अब मॉक करना चाहिए और आपको अपनी स्पीड पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज अपने साथ भी ऑब्जर्व करी है कि स्पीड का थोड़ा सा वहां पे जाके लगता है कि टाइम कम है, वरना टाइम कम नहीं है, हम मैनेज नहीं कर पाते हैं टाइम को। दूसरी चीज कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया है और आपके पास अभी 3-4 दिन है, जैसे कि पीजीटी बायो जो है 20 को है, तो अभी हमारे पास 3-4 दिन है, तो हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है और उसको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है उसको और आपका मतलब रिलेशन भी है उसके साथ में ज्यादा। तो आप पहले अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिए। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा, तो उसमें आप सबसे पहले उसको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं बायो की बात करूं तो 11th और 12th की बायो आ रही है, और इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट्स में मतलब कि 11th-12th के ही आ रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट तो वही, जो कंटेंट है वो तो वही आ रहा है। तो फटाफट से पहले आप एनसीईआरटी रिवाइज कर लीजिए 11th की और 12th की, चाहे फिर वो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। इसके करने के बाद आपको क्या करना है कि अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि सब्जेक्ट में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो देखिए मैंने टीजीटी का एग्जाम दिया है इस साल केवीएस का, तो उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अप लेवल के भी पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने टीजीटी में ये चीज ऑब्जर्व की कि जो जैसा केवीएस ने बोला था कि जो टॉपिक्स हैं वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, जो सिलेबस है वो बात बिल्कुल सही थी, टॉपिक बाहर नहीं थे, बट कुछ क्वेश्चंस थोड़े ऊपर लेवल के थे, ग्रेजुएशन लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब कंसेप्ट वही था बट क्वेश्चन अप था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे जब आप अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़ ही लेनी है, बट आपको जैसे कहीं पे आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक में थोड़ा सा ऊपर लेवल का आ सकता है। जैसे कि एंजाइम्स के बारे में अगर कुछ कहा हुआ है, मैं पर्टिकुलरली बायो की बात कर रही हूँ या फिर केमिस्ट्री, एंजाइम के बारे में कुछ कहा हुआ है तो एंजाइम के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, हल्का सा, है ना। इस तरीके से बायोटेक में कुछ हमें वो जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे तो उससे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई आप क्वेश्चन भी आएगा तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप ये कर लीजिए। इसको रिवाइज करने के बाद आप रिवाइज कीजिए पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी इससे सेकेंड हाईएस्ट है, यानी 40 मार्क्स की आती है, ठीक है। अगर मैं पीजीटी के बारे में डिस्कस करूं कि पीजीटी के पेपर में जो पेडागोजी थी वो किस लेवल की आई थी, तो मैं बोलूंगी पीजीटी में तो इजी टू मॉडरेट आई थी, इजी और मॉडरेट के बीच में थी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी थे और कुछ मॉडरेट लेवल के थे। और ये बहुत ही बढ़िया बात थी कि बिल्कुल सिस्टमैटिक क्वेश्चंस थे। मतलब जैसे आपको, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पेडागोजी में 3 यूनिट्स आपको दी हुई है और फिर उन 3 यूनिट्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, बट वैसे तो 3 ही है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर और 2 और यूनिट्स हैं। तो एक यूनिट आपकी 10 नंबर की है और बाकी जो 2 यूनिट्स है वो 15-15 नंबर की है। तो एग्जाम में भी आपको पेडागोजी में 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। एक 10 नंबर का सेक्शन होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 2 15-15 नंबर के सेक्शन होंगे जिसमें 15-15 क्वेश्चन होंगे। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज था, कोई भी क्वेश्चन पेडागोजी का आउट ऑफ सिलेबस नहीं था और सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आपने पेडागोजी पढ़ी है ना और दिल से पढ़ी है तो आप आराम से कर जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उन क्वेश्चंस में। तो ये वाली बात होगी। इसके बाद आप हिंदी और इंग्लिश रिवाइज कीजिए जो कि 10-10 नंबर की आएगी। अब इसमें भी मैं आपको एक बात बोलूंगी, इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स जरूर करके जाने हैं आपको, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जरूर करके जाने हैं और सिनोनिम एंटोनिम जरूर करके जाने। इनसे एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि इनसे क्वेश्चन ना आए। फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन जरूर आएगा या फ्रेजेस से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये क्योंकि सारे टीजीटी की शिफ्ट में देखने को मिले हैं ये क्वेश्चन। सिनोनिम एंटोनिम भी एक जरूर डाल देंगे वो, तो वो भी आएगा। ठीक है, इस बार जैसे कि टीजीटी साइंस की मैं बात करूं तो उसमें इसके साथ साथ एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन था। ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको ज्यादा लंबा पढ़ने की जरूरत है, जस्ट रूल्स रीड कर लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी आज तक तो आपकी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है ही इंग्लिश के बारे में, तो उससे आप कर सकते हैं। इस बार जो एरर आया था टीजीटी साइंस में वो भी इतना ज्यादा इजी था कि कोई भी उसको पहचान सकता है आराम से, जिसको थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज है तो टेंसेस वगैरह की। तो इंग्लिश का पेपर मैं बोलूंगी, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आए थे इजी थे, मतलब मॉडरेट भी नहीं थे, इजी थे। हिंदी में भी मैं कहूंगी इजी थी, हिंदी भी मॉडरेट नहीं थी, इजी थी। 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे हिंदी में। बस उन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ था और उस पैराग्राफ के बेसिस पे यानी उस गद्यांश के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे हुए थे, जिसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि गद्यांश में से हमें पता लग रहा था, और फिर बाकी सब विलोम और संधि के बारे में और इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे। विलोम के ग्रुप उसके बारे में थे, पेयर के बारे में कि इनमें से विलोम शब्द का कौन सा पेयर जो है सही नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन थे, तो बहुत ईजी था। तो अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर भी बहुत इजी था। हो सकता था कि क्वेश्चन वो बहुत हार्ड भी दे सकते थे 5 नंबर में, जैसे पिछले वाला जो पेपर हुआ था 2018 में, तो उसमें थोड़े से अप लेवल के थे फिर भी कंप्यूटर में, बट इस टाइम बहुत ज्यादा इजी थे कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी, इजी ही मैं उसको बोलूंगी। रीजनिंग की अगर मैं आपसे बात करूं तो रीजनिंग में भी ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा सिलोगिज्म के थे, वेन डायग्राम था, इस तरीके कुछ क्वेश्चन थे और एक सिटिंग अरेंजमेंट का था। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि रीजनिंग में बस आप 1-2 टॉपिक देख के चले जाना, जैसे वेन डायग्राम देख के चले जाना और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे होते हैं ये देख के एक बार चले जाना। ब्लड रिलेशन तो आप वैसे भी कर सकते हैं, अपनी नॉर्मल उससे कर सकते हैं आप इंटेलिजेंस से। तो ये था, तो रीजनिंग में बस 2-3 टॉपिक देख जाना, सीरीज देख जाना क्योंकि हो सकता है सीरीज आ जाए, क्योंकि कुछ पेपर्स में सीरीज भी आई थी, तो ऐसे कुछ नॉर्मल तरीके की सीरीज आप देख जाना, तो ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जीके की, तो जीके में अगर आपने बिल्कुल भी जीके नहीं पढ़ी है तो प्लीज टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। 10 नंबर की जीके आती है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 2-3 नंबर की भी जीके आप ना कर पाए उसमें से। ठीक है, तो कुछ ना 4-5 नंबर के तो आप कर ही लेंगे जीके, और अगर आप सब्जेक्ट में अच्छा कर लेंगे, बाकी सेक्शन में अच्छा कर लेंगे, तो जीके में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जीके में टाइम वेस्ट मत करना आप अपना। ठीक, सब्जेक्ट पे आप फोकस करो। आप सब्जेक्ट पे ये सोचो कि हमें 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं। हम किसी भी सब्जेक्ट वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, फिजिक्स वाले हैं, बायो वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, जो भी हमारा सब्जेक्ट है हमें पूरे नंबर लाने हैं उसमें, और फिर पेडागोजी में भी पूरे लाने हैं। अगर आप ये टारगेट लेके चलोगे ना तो बाकी सेक्शन में आप कुछ तो परफॉर्म करोगे ही, तो आपका कट ऑफ जो है उससे बहुत ऊपर मार्क्स आएंगे, बहुत बढ़िया आपके मार्क्स आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक और लास्ट चीज मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि एक तो आपको स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है बिल्कुल भी एग्जाम में जाके। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं एग्जाम देने के लिए गई थी तो मुझे आता तो बहुत कुछ था, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे टाइम मैनेजमेंट की हुई थी। थोड़ा मुझे जो वो इंटरफेस था थोड़ा सा ना उनका थोड़ा सा अलग सा लगा, कि उन्होंने थोड़ा सा अलग करा हुआ था कि जैसे ऑप्शंस दिए हुए थे, जैसे पहले क्वेश्चन दे दिया, फिर ऑप्शंस दे दिए 1 2 3 4, फिर ऑप्शंस की नीचे दिया हुआ था सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कि मतलब क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है तो नीचे दिया हुआ था। तो पहले ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 था, फिर दूसरे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 था, इस तरीके से उन्होंने दिया हुआ था। तो थोड़ा सा नीचे आके फिर उसको क्लिक करना, तो थोड़ा सा उसमें टाइम जा रहा था, मतलब मुझे ऐसा लगा। तो अब इसमें एक चीज ये है कि आपको शुरू से ही अपनी स्पीड को बना के रखना है। आपको पहले ही दिमाग में सोच के जाना है कि मैं पहले कौन सा सेक्शन करूंगा या करूंगी, उसके बाद कौन सा सेक्शन करूंगा, इस तरीके से पहले ही सोच के जाना है। क्योंकि अगर आप वहां पे जाके प्लान बनाएंगे ना तो आपको बहुत टाइम जाएगा। तो इसलिए आप पहले ही सोच लेना कि आपको पहले कौन सा करना है। क्योंकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि मुझे टाइम कम लगा, क्योंकि मेरी ही इसमें गलती थी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी मॉक्स की, बट मुझे क्वेश्चंस आते थे, बट टाइम मुझे कम लगा। और इस वजह से जो मेरा खुद का सेक्शन साइंस सेक्शन था उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं पढ़ भी नहीं पाई थी, तो इसलिए मुझे लगा कि टाइम मैनेजमेंट मुझे करना चाहिए था थोड़ा सा। तो आप शुरू से स्पीड बना के रखना अपनी, ये मॉनिटर करना कि किस क्वेश्चन में आप कितना टाइम दे रहे हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। 180 क्वेश्चंस है, 180 ही मिनट्स हैं। और दूसरी बात कि अगर आप मैथ्स वाले बंदे हो तो आपको सॉल्व भी करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, तो उसके लिए आपका टाइम जाएगा।
और दूसरी चीज ये है कि अगर आप बायो वाले हो तो चलो ठीक है, आप देखोगे और देखने के बाद आप क्या करोगे, सोचोगे बस थोड़ा सा, बट आपको उसमें कुछ सॉल्व तो नहीं करना ना। तो मैथ्स वालों को तो खासकर ध्यान रखना पड़ेगा, या फिजिक्स वाले बच्चों को खासकर ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज कि उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो। अगर आप रिविजन कर चुके हो तो बस सारा टाइम जो 1-2 दिन बचे हैं आप अपनी स्पीड को बढ़ाने में दो इस चीज को, ठीक है। बाकी मुझे ये लगता है कि केवीएस ने जैसे टाइम कम दिया है तो उस हिसाब से पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं आएगा किसी का भी, इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है, डिफिकल्ट लेवल नहीं जाएगा बिल्कुल भी। बाकी मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मन से तैयारी कर रहे हैं, हम सब लोग सफल हों और हम सब लोगों को इस साल में नौकरी मिल जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग रेप्लिका वर्ल्ड।